क्या आप लोगों को डेस्टिनी में यकीन है? क्या आप उस पर यकीन रखते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको अलग अलग एंडिंग्स पर पहुंचा सकती है और आपकी हर एक अलग अलग चॉइस आपके सामने एक नया रास्ता और एक नई मंजिल और एक अलग ही एंडिंग की तरफ बढ़ती है? और या तो फिर आप यकीन रखते हो कि फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में क्या चॉइस करते हो, तुम आज जाकर एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो और एक ही लौते अंत की तरफ। और इस कमाल के मोनोलॉग के बाद हमें दिखाया जाता है कि भयानक मॉन्स्टर से बचकर कई सारे लोग दबे दबे भाग रहे थे और एक लड़की डर के मारे गिर गई थी कि वो मॉन्स्टर उसे भी दबाकर मार देता है। और वह सभी लोग चिल्ला रहे थे कि इंसानी चेहरे वाले बीस्ट सबसे डरावने होते हैं एंड वह सभी भागते भागते एक पहाड़ के एरिया पे फंस जाते हैं। एंड यहाँ हम उस भयानक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि तलवार तक भी चला सकता था। और उस एरिया पे पत्थरों के पीछे सभी इंसान छुप रखे थे एंड पत्थर के पीछे एक घबराई लड़की बस इस उम्मीद में थी कि वो मॉन्स्टर कुछ भी कर बस उसकी तरफ ना आए कि तभी उसे अपने शरीर के ऊपर किसी की लाल महसूस होती है। एंड वो मॉन्स्टर अपना उल्टा टेढ़ा चेहरा लेकर सीधा उस लड़की के चेहरे के सामने आ जाता है। एंड वो लड़की जान पाती है कि उसके एल लग गए थे और एकदम डर कर वो हिल तक भी नहीं पा रही थी कि वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधा उसे खा जाता है। एंड यहाँ पीछे एक और पत्थर के पीछे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जियांग काई था। एंड वो डरा हुआ ये नजारा देखकर सोच रहा था तो डेविल्स का तारा ये है और हम इस बिगिनर के ट्रायल पे आए हैं, पर इसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड वो अपना टाइम देखता सोच रहा था कि उसे डेविल स्टार के स्ट्राइप पर सिर्फ 5 मिनट तक अपने आप को बचा कर रखना था जॉब चेंज मटेरियल को यूज करने के बाद, ताकि वो अपनी जॉब चेंज करने में सक्सेसफुल हो पाए। पर एक नॉर्मल बंदे के लिए यहाँ पर 1 मिनट से भी ज्यादा सर्वाइव करना नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि वो भयानक ह्यूमन और मॉन्स्टर काफी डरावना और ताकतवर था। और हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि जियांग काई इस वक्त एक बिगिनर ट्रायल के अंदर था, एक अलग ही प्लेनेट जिन्हें शैतानों का तारा कहा जाता था, यानी डेविल स्टार। डेविल स्टार एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट था जो कि 50 साल पहले अर्थ के ऊपर अचानक ही कहीं से आ गया। एंड ये कहाँ और कैसे प्रकट हुआ था किसी को भी नहीं पता था। एंड उसके वहाँ पर आने पर कोई भी ग्रेविटेशनल डिजास्टर तक भी नहीं हुआ जिससे धरती अपने ऑर्बिट से दूर चली जाए। पर जब से ये डेविल स्टार प्लेनेट प्रकट हुआ था तब से धरती पर रहने वाले नॉर्मल जानवर भी डेविल्स बन रहे थे, यानी शैतान मोर मॉन्स्टर्स। एंड कुछ मॉन्स्टर तो 2033 में बनकर पूरी धरती पर लगातार बस तबाही मचा रहे थे। एंड ये बड़े बड़े और भयानक राक्षसों को मारना इंसानी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल भी काबिलियत का नहीं था। एंड इनकी प्रकृति और इनकी ताकत की वजह से एक समय पर आकर इंसानियत खत्म होने वाली थी, क्योंकि इंसान मिलिट्री सब कुछ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पर इतनी बुरी घड़ी के चलते दौरान बचे कुछ इंसानों को धरती पर कहीं पर काफी सारे मिस्टीरियस टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दिए जो कि इस दुनिया से कोई और रास्ते को लीड करते थे। और उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जाने के बाद इंसान डेविल स्टार प्लेनेट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएगा, लेकिन एक तरह से डिजिटली। एंड जिस मोमेंट वो डेविल स्टार पर आ जाएंगे उन सभी को इतना रियलाइज हुआ था कि डेविल स्टार प्लेनेट एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरह था, यानी एक गेम टाइप की दुनिया की तरह जो कि एक फैंटेसी टाइप की दुनिया की तरफ लीड करता था। एंड उस दुनिया में जाकर इंसान काफी ऑक्यूपेशन पा सकते थे और अलग अलग स्किल और अलग अलग टैलेंट्स वगैरह भी सभी के पास अलग अलग स्टैट्स और अचीवमेंट पा सकते थे। और वो गेम के कैरेक्टर की तरह लेवल अप भी कर सकते थे और भी शक्तिशाली एट्रीब्यूट पा सकते थे। एंड उसी दुनिया के अंदर उन्हें ये भी पता चला कि जब तुम डेविल स्टार वर्ल्ड में एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाओगे तो हम अपनी उस दुनिया में पाई गई स्किल्स को धरती तक भी ले आ सकते थे, यानी एक तरह से तुम सिस्टम पावर्स को अपनी मदद के लिए अपनी दुनिया में ले आ सकते थे, जैसे कि वो मॉन्स्टर्स इनकी दुनिया में आते थे। एंड जब तुम असली ताकत पालोगे तुम असली दुनिया में आकर भी 20-33 की बराबरी कर पाओगे। एंड इसी तरह से इंसानियत कुछ कर अपने आप को बचा पाई और वह तब से डेविल स्टार से जाकर अपनी ताकत पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी डेविल स्टार प्लेनेट पे आने का करता है उन्हें पाथ राइडर्स नाम से जाना जाता है। एंड फिर हम यहाँ जियांग काई की तरफ वापस आते हैं जहाँ पर वो डेमन अपने हमले कर लगातार लोगों को मारी जा रहा था। एंड अब तक उसने जियांग काई को छोड़कर सभी को मार दिया था। एंड अब जियांग काई भी एक क्लिफ के एंड तक था और उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं थी। एंड अब वो डेमन फेस मॉन्स्टर जियांग काई के पत्थर पर अपना हमला कर उसे भी मारने वाला होता है। एंड यहाँ जियांग काई सोच रहा था कि उसने ऑलरेडी अपनी फैमिली के बचाए गए सभी पैसों का इस्तेमाल कर लिया था, उन पैसों का इस्तेमाल जो उसकी छोटी बहन और भाई ने इकट्ठे करने में उसकी मदद की थी उसके डेविल स्टार प्लेनेट पर जाने के लिए। उसकी छोटी बहन इतनी कम उम्र में घरों जाकर काम करती थी ताकि एक दिन उसका बड़ा भाई उनके लिए कुछ कर पाए। एंड उसके बड़े भाई ने भी उसके लिए काफी मेहनत की और लेबर वर्क भी, और वो किडनी फेलियर के साथ डायग्नोस भी था, पर उनके पास सर्जरी फीस के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे जो कि अगले 2 महीनों में आने वाली थी। और अगर पैसे नहीं हुए तो वो भी मारा जाएगा। और इन्हीं अच्छे भाई बहनों के लिए जियांग काई यहाँ पर हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि अभी तो उसे जॉब चेंज भी नहीं मिली और अगर वो यहाँ पर मारा गया तो उसके पैसे भी फेल और उसके परिवार की उम्मीदें भी। एंड यहाँ वो मॉन्स्टर अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है, पर जियांग काई ना मरने की पूरी कोशिश करता तेजी से भागता है उस हमले से बचने के लिए, क्योंकि अगर उसकी फैमिली उसके लिए इतना कुछ कर रही है तो उसका भी हक बनता है अपनी जान को रिस्क करने के लिए अपनी इस फैमिली के लिए। पर उस मॉन्स्टर की तलवार का बार जियांग काई के हाथ पर लग गया था और उसे खाकर वो सीधा पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और बस इतनी उम्मीद रखता है कि वो पूरा ना मारा जाए। एंड वो ह्यूमन मॉन्स्टर भी काफी चढ़ गया था क्योंकि वो उसे पूरा नहीं मार पाया था कि तभी गिरते हुए जियांग काई को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसके एक्शन बिल्कुल उनकी तरह थे जो कि गैम्बल करते हैं और उसने 1 in the million चांस में एक सीक्रेट प्रोफेशन को अनलॉक कर लिया था। एंड फिर सिस्टम खुलता है कि उसकी जॉब चेंज पूरी हो चुकी है और उसकी जॉब में उसे जो टाइटल मिला था वो था गैम्बलर। एंड फिर जब जियांग काई की आंख खुलती है वो अपने आप को खांसता हुआ एक जंगल में पाता है। एंड उठता हुआ वो देखता
देखता है कि वो कुछ कर बच गया था, पर उसे समझ नहीं आता कि उसके बिल्कुल भी घाव नहीं आ रखे थे, बल्कि उसकी पिछली इंजरीज भी पूरी ठीक हो गई थी कि तभी उसके सामने काफी सारी चमकती रोशनी इकट्ठी होती है एंड उस चमकते गेट से एक सुंदर सी महिला बाहर आती है एंड जियांग को बताती है कि वो घायल इसलिए नहीं था क्योंकि उसने टाइम पर जॉब चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से उसके एट्रीब्यूट फिर से पूरे हो गए और वो फिर से फुल हेल्थ के साथ रिस्पॉन हो गया। हाँ, क्या फायदा मेरी इतनी बातें करने का अगर आपका ध्यान ही एक तरफ होगा तो। एंड जियांग उस लेडी से पूछता है कि क्या वो डेविल स्टार में रहने वाली एआई है, जिस पर वो लेडी बताती है कि जियांग के समझने के लिए उसे एआई भी समझ सकता है और साथ ही उसकी जॉब चेंज के लिए उसे कंग्रेचुलेट करती है और उसे उसके गैम्बलर के टैलेंट समझाने लगती है। और पहला टैलेंट था मल्टीप्लायर। सब इस सिस्टम के रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज जो कि वो पाएगा वो 2 गुना बढ़ जाएंगे एंड 1% चांस ये भी है कि वो सुपर मल्टीप्लायर का इफेक्ट चालू कर सकता है और अगर सुपर मल्टीप्लायर चालू हुआ तो उसकी रिपोर्ट या फिर पेनल्टी 10 गुना बढ़ सकती है। और वो ये भी बताती है कि जब उसने जॉब चेंज की थी उसने मल्टीप्लायर बोनस को हिट कर दिया था, इसलिए उसे तुक्के से एक एक्स्ट्रा टैलेंट मिल गया था। जिस पर जियांग खुश होता पूछता है इसका मतलब कि अपनी जॉब चेंज के बाद मैं 2 टैलेंट इस्तेमाल कर पाऊंगा, जबकि बाकियों की जॉब चेंज के पास उनके पास सिर्फ एक टैलेंट होगा। जिस बात पर वो हाँ करती बताती है कि इसका सेकंड टैलेंट है वो है सुपर क्रिटिकल और अब जियांग के पास 0.8% चांस था क्रिट हिट करने का, बट अगर बाय एनी चांस वो क्रिट हिट कर देता है तो उसका डैमेज 20,000% से ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी एक हिट में काम खत्म पाओ। एंड फिर जियांग अपने एट्रीब्यूट्स देख पाता है और उसका लेवल 1 था और उसके टोटल एट्रीब्यूट्स पॉइंट 36 थे, जबकि नॉर्मली सभी लोगों की जॉब चेंज करने के बाद उनके पास 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते थे, तो आखिर उसके पास 36 पॉइंट्स कैसे थे? जिसका आंसर वो सुंदर एआई देती है कि जो उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे वो भी मल्टीप्लाई हो गए थे, यानी मल्टीप्लाई बोनस यहाँ पर भी काम करता था। एंड जियांग सोचता है अगर ये बात है तो इसका मतलब कि जब मैं डेविल स्टार पर लेवल अप करूंगा मुझे 10 की जगह हर बार 20 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि बाकी को मुझसे आधे, यानी मैं बाकियों से दुगनी रफ्तार में लेवल अप कर सकता हूँ। एंड साथ ही उसके पास एक सेकंड कमाल का चैनल था जिसके अंदर 20,000 का क्रिटिकल डैमेज बोनस था, तो जब तक वो अपने स्टैट्स और क्रिटिकल हिट को अच्छे से बढ़ाएगा ये क्रिटिकल हिट वाली स्किल उसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देगी और बाकी ज्यादा भौंकने वाले उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली जियांग को ताकतवर बनने की एक उम्मीद मिल गई थी। एंड फिर वहीं पास आकर वो देखता है कि वहाँ पर उसे ह्यूमन फेस मॉन्स्टर का वेपन भी गिर रखा था जो कि जियांग के हाथ पर लग कर आया था। एंड वो पहले तो डेविल स्टार पर बस अपनी फटाफट जॉब चेंज करने आया था ताकि वो अपनी भाई की सर्जरी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाए, क्योंकि डेविल स्टार में चाहे तुम जितने भी कमजोर हो तुम अर्थ से काफी ज्यादा कमा सकते हो, पर उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसे एक हिडन प्रोफेशन मिल जाएगा और वो भी गैम्बलर जैसा अद्भुत टाइटल। एंड फिर अपनी मदद के लिए वो उस वेपन को ले लेता है एंड अब वो शायद इतना तो कमा पाएगा कि वो अपने भाई की सर्जरी जल्दी पूरी कर ले और भविष्य में वो एक अच्छी जिंदगी भी जी पाए। कि तभी वो सिस्टम में देखता है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा कर लिया था तो उसे अपना अगला मिशन पूरा करना था। एंड जियांग भी जानता था कि जॉब चेंज करना उसकी कहानी की बस असली शुरुआत थी और अब उसका अगला मिशन था अपने बिगिनर ट्रायल का मेन गोल को पूरा करना। वो था इस बहुत ही बड़े वीरान जंगल को 7 दिनों में पार कर अपनी डेस्टिनेशन बिगिनिंग एरिया डिवाइन ग्लोरी सिटी में पहुंचना। और वहाँ पर सेफली पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि बिगिनर एरिया राक्षसों से भर रखा था और इस मिशन में जिस टाइम तुम मारे जाओगे उसी टाइम पर तुम अर्थ में वापस टेलीपोर्ट हो जाओगे और बेशक धरती पर वापस पहुंचकर उनकी नॉर्मल बॉडी फिर से ठीक हो जाएगी और डेविल स्टार पे मरने के बाद वो वापस यहाँ पर लॉगिन फिर से कर सकते हैं। पर इतने बड़े सैक्रिफाइस सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं क्योंकि डेविल स्टार में रीलॉगिन करने के लिए अंधा पैसा चाहिए, तो अमीर बंदे तो बार बार वहाँ पर आते रहेंगे ताकि वो अपनी गलतियों का भुगतान कर पाए। पर उसके जैसे गरीब बंदे को महामा सिर्फ एक चांस मिला था जिसमें अगर वो कामयाब ना हुआ तो ना हुआ। एंड उस खतरनाक जंगल में मॉन्स्टर से बचता वो जा रहा था कि तभी वो रियलाइज करता है कि उसके सामने पक्का कोई मॉन्स्टर से और साथ ही किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो कि जियांग को काफी सुनी गई लग रही थी। एंड वहाँ पर हम देखते हैं काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को जो कि एक युआनचू नाम के बंदे पर मिलकर हमला कर रहे थे। एंड उन मॉन्स्टर से उनकी बिल्कुल ही फट गई थी एंड वो डरता हुआ बस हर जगह वार कर ही जा रहा था। एंड दरअसल युआनचू जियांग का एक दोस्त था एंड जियांग पीछे से देख रहा था कि उसे स्नेक्स ने हर तरफ से घेर लिया था। एंड स्नेक बीस में इतना ज्यादा जहर होता था कि अगर एक बाइट ह्यूमन फेस बीस को भी पड़ गई वो भी जहर से मारा जा सकता है। एंड यहाँ पर तो वो 3 थे पर क्योंकि युआनचू उसका एक दोस्त था वो उसे मरता नहीं छोड़ना चाहता था। एंड फिर जियांग युआनचू को आवाज लगाता बताता है कि वो उसकी मदद करने आ रहा था। एंड युआनचू यहाँ पर अपने दोस्त को देखकर एकदम इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है क्या मेरे भाई यहाँ से चले जाओ, मेरे बारे में भूल जाओ, स्नेक का एट्रीब्यूट काफी ज्यादा है एंड ये काफी ज्यादा जहरीले भी हैं, हमारे जैसे बिगिनर्स इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। कि तभी जियांग तेजी से अपने वेपन को उसकी तरफ फेंकता है एंड वो वेपन तेजी से जाकर सीधा जा उसके पीछे से आते स्नेक मॉन्स्टर को लगता है और उसे एक ही बार में मार देता है, जिससे युआनचू हैरान हो जाता है कि बिगिनर होने के बावजूद काई उसे मार पा रहा था। एंड यहाँ काई सोच रहा था शाबाश मैंने युआनचू का इस्तेमाल किया और स्नेक्स का ध्यान भटकाने के लिए और मैं बस पीछे से हमला करूंगा। बट अब सब स्नेक ने जियांग को नोटिस कर लिया था एंड उस पर वार करने के लिए वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। एंड युआनचू भी चिल्लाता बताता है कि इन स्नेक्स की एजिलिटी बहुत ही ज्यादा है जिससे उनके जैसे बिगिनर्स का बचना काफी मुश्किल था। पर वो हैरान हो जाता है ये देख कर कि जियांग ने आसानी से हवा में कूद कर उन दोनों को ही अच्छे से डॉज कर लिया था, जो देखकर युआनचू एक बार फिर से शौक हो जाता है कि बिगिनर होने के बावजूद पहले काई का अटैक काफी था और अब एजिलिटी भी। पर यहाँ जियांग जानता था कि जॉब चेंज
उसके बाद उसके टैलेंट की वजह से उसके सेट डबल हो गए थे और उसकी लेवल 1 की एजिलिटी भी इस वक्त लेवल 2 के बराबर होगी। तो बेशक ये लेवल 1 के स्नेक्स उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एंड फिर वो अपने हथियार को कसकर पकड़ता युआनजू के पास आ जाता है एंड उन्हें उन स्नेक्स का ध्यान भटकाने को कहता है और उसके चलते वो उन्हें मार देगा। एंड अपने इस प्लान को वो अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। एंड हम टाइम बाद हम देख पाते हैं कि जियांग काई ने उन तीनों स्नेक्स को मार दिया था। जो देख युआनजू कह रहा था मैंने बस कुछ सेकंड के लिए ध्यान ही भटकाया था, पर काई ने तो कुछ ही पलों में सभी को मार दिया। एंड यहाँ जियांग काई सोच रहा था कि उसका प्रोफेशन तो स्ट्रेंथ में कम और एजिलिटी में ज्यादा होना चाहिए था, पर वो फिर भी लेवल 1 के मॉन्स्टर को आसानी से मार पा रहा था, जबकि बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल का काम होना चाहिए था। एंड फिर जियांग काई को लगता है कि जो हथियार उसे ह्यूमन फेस डीमन से मिला था वो सच में उसकी शुरुआती ताकत बढ़ाने के लिए काफी फायदेदार था, क्योंकि डेविल स्टार की दुनिया में ताकत ही तुम्हारी अटैक पावर होती थी। एंड तभी रोता हुआ युआनजू भी आकर काई के गले लगता बताता है कि उसने आज तक सुना था कि बिगिनर्स जाकर सिर्फ मॉन्स्टर्स द्वारा मारे जाते थे, पर आज उसने काई को उल्टा उन्हें ही मारते देखा, जिससे युआनजू काफी सरप्राइज हो रखा था। एंड अपने आप को बचाता से थोड़ा दूर होता वो उसे बताता है कि बस उसकी किस्मत चमक गई थी एंड उसने अपनी जॉब चेंज को पूरा कर लिया था, जिससे अब उसे गैम्बलर का प्रोफेशन मिल गया था। और वो युआनजू को ये बात जाकर किसी को भी ना बताने को कहता है, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोफेशन था। एंड युआनजू को गैम्बलर प्रोफेशन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, पर वो प्राउड होता बताता है कि उसका प्रोफेशन भी किसी से कम नहीं था। एंड हम उसके स्टैट्स और प्रोफेशन देख पाते हैं, जो कि मार्शल आर्टिस्ट था। एंड उसके स्टैट्स काई से काफी कम लेवल के थे, पर एक बात से काई इंप्रेस था कि मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशन काफी बढ़िया प्रोफेशन था। एंड शायद इसी वजह से वो थोड़े टाइम तक इन 3 सांपों के सामने टिक पाया था। एंड पूरे डिवाइन ग्लोरी किंगडम के अंदर ये प्रोफेशन 5th रैंक के अंदर आता था। एंड आकर डेविल स्टार पर कितने प्रोफेशन है इतना तो किसी को भी नहीं पता था, पर डेविल स्टार के अंदर आकर हर एक पास राइडर को एक काम सबसे पहले करना पड़ता था, तो वो था जॉब चेंज का। एंड वो करने के बाद तुम्हें किस तरह का प्रोफेशन मिलेगा ये डिपेंड करता था कि तुमने डेविल स्टार पर लॉग इन करने से पहले किस तरह का जॉब चेंज मटेरियल खरीदा था। और बेशक अमीर लोग काफी सारे मिलियंस पैसे खर्च कर एक अच्छी जॉब चेंज का मटेरियल खरीद लेते थे, जिसकी वजह से डेविल स्टार के अंदर उन्हें कोई ना कोई अच्छा प्रोफेशन मिल जाता था। कोई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बन जाता था, कोई पालाडेन और कोई एग्जीक्यूशनर और एक्सेट्रा वगैरह। पर गरीब लोगों के यहाँ पर भी बुरे हाल होते थे, क्योंकि उनका जॉब चेंज मटेरियल सस्ता होता था, जिससे ज्यादातर को सिर्फ कमजोर ही प्रोफेशन मिलता था, जैसे बैगर, चेन कीपर और भी छपरी टाइटल्स, जिनका ज्यादा कुछ भी फायदा नहीं था। एंड वो युआनजू को पूछता है कि तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट का मटेरियल पाने के लिए 50 मिलियन चाहिए होते हैं, तो क्या युआनजू ने जाकर कोई लोन वगैरह लिया था? जिस पर युआनजू जियांग काई को ये कहानी कभी बाद में बताने को कहता है। एंड काई भी इस बात को छोड़कर उसे बताता है कि उन्हें स्नैक्स के बचे कुछ चीजों को ले जाना चाहिए, जिन्हें वो पैसों के लिए बेच सकते हैं, क्योंकि डेविल स्टार में मिलेगी हर एक लूट तुम पैसों के बदले बेच सकते हो। एंड डेविल स्टार से वो जितने भी पैसे कमाएगा, इससे वो अपनी फैमिली की मदद करने वाला था। और साथ ही मारे गए मॉन्स्टर से तुम्हारे पास उनके कार्ड्स आ जाएंगे, जिनमें उनका बचा हुआ हिस्सा स्टोर हो जाएगा। एंड जाकर तुम इसे सीधा बेच डालोगे, जिससे तुम्हें उन्हें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड काय को एक बात और रियलाइज होती है कि लड़ाई के दौरान वो इतना तो पता लगा पाया था कि उसका प्रोफेशन गैम्बलर एक मार्शल आर्टिस्ट के प्रोफेशन से भी ज्यादा शक्तिशाली था। कि तभी युआनजू डर कर बताता है कि उसने झाड़ियों में किसी को उनकी तरफ आते हुए देखा, जो सुनकर काय भी एकदम सावधान हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी मॉन्स्टर हो सकता था। पर झाड़ियों में से बाहर निकलती है एक लड़की और फिर वो उन लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती बताती है कि उसका नाम सू आई था और इन ट्रायल्स को अकेले पार करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। एंड अगर हो सके तो वो चाहती थी कि वो उन लोगों के साथ पार्टी बना पाए एंड वो साथ में काम कर साथ में एक्सपीरियंस गेन कर पाए। पर काय उसे बताता है कि माफ करना, पर हम तो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहे और ये चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर हमने तुम्हें साथ ले लिया तो। जिस पर वो लड़की डरती बताती है प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ काम किया आ सकती हूँ, मेरा प्रोफेशन हीलर का है, तो अगर तुम लोग घायल हो गए तो मैं तुम लोगों को हील कर दूंगी। और वो एकदम डरती डरती है कि अगर उनके सामने कोई जहरीले स्नेक्स ने आकर उन्हें काट भी लिया तो वो जहर को निकाल कर उनके वेपन्स को ताकतवर कर सकती है। और बस वो लोग उन्हें अपने बस साथ ले जाएं। और बफ का नाम सुनकर युआनजू वैसे एक्साइटेड था, क्योंकि हीलर बफ वाले काम ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा काम आते थे। एंड जियांग काई भी सोच रहा था कि हीलर टॉप 10 हाई लेवल के प्रोफेशन के अंदर आता है और शुरुआत की स्टेजेस में एक हीलर उनके बहुत ही ज्यादा काम भी आ सकता है, क्योंकि अगर पिछली बार वो पूरी तरह हील नहीं हो पाता, जो कि बस एक जॉब चेंज का तुक्का था, तो उसे अभी तक फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का चांस मिलता भी नहीं। और फिर जियांग काई भी मानता उस लड़की से अपना हाथ बढ़ाता बताता है तो ठीक है हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, मेरा नाम जियांग काई है और मेरे साथी का नाम युआनजू है, तो अपनी मंजिल तक जाने तक हम पार्टी कर लेते हैं। एंड वो भी उसे शुक्रिया करती है। एंड यहाँ उसके पीछे से आता युआनजू उसे कहता है काय सब कुछ समझता हूँ मैं, तूने उसे अब इसलिए लिया ना क्योंकि वो एक सुंदर लड़की है। एंड जियांग काई उसे पीटना तो चाहता था, पर वो जानता था कि दोस्त हमेशा ऐसे ही होते हैं। और इसी सेम टाइम पर अर्थ के अंदर हम देखते हैं डिवाइन ग्लोरी किंगडम की जियांगजोंग सिटी को और वहाँ के डेविल स्टार पोर्टल बेस नंबर 18 को। और उस बेस के अंदर की डेटा रिसर्च लैब में हम कुछ रिसर्चर्स को देखते हैं, जिन्होंने सभी पाथ राइडर्स के ऊपर रिस्ट वॉच डाल दी थी, जिससे वो सभी की लोकेशंस को ट्रैक कर पाए। एंड वहाँ एक लेडी आती है, उसे बताती है कि वो भी जानती है कि आजकल रिस्ट वॉच काफी काम आ रही है, जिससे तुम डेविल स्टार में काफी तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हो और रिस्ट वॉच जितनी बढ़िया होगी और उसके अंदर उतने ही फंक्शन होंगे। प्रोफेसर ली, तो आखिर नए बंदे कैसा काम कर रहे हैं और मेरी छोटी बहन बिल्कुल सही सलामत तो है ना? एंड
एंड उस लेडी का नाम था सू लानलान, जो कि बिगिनर ट्रायल्स की इंस्पेक्टर थी। एंड प्रोफेसर ली लानलान को बताता है कि बिगिनर्स के लोकेशन के हिसाब से ज्यादातर बिगिनर्स तो पहले ही मारे जा चुके थे, पर उसकी बहन सू आई अभी तक जिंदा थी, पर उसने कुछ 2 और लोगों के साथ टीम अप कर लिया था। जो सुनकर सू लानलान घबराती बता रही है क्या वो इतनी डरपोक है कि उसने बाकियों के साथ पार्टी बना ली, जबकि मैंने उसे पहले ही बताया था कि जब तुम बिगिनर हो कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी के साथ पार्टी नहीं बनानी, क्योंकि बिगिनर ट्रायल में जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उनके मॉन्स्टर कॉपिंग और खींचने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड ऐसा ही हम वहाँ पर देखते हैं जंगल के अंदर बड़े बड़े चेहरे उठते आ रहे थे और वो बड़े विशाल डरावने से ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स उन तीनों की ओर ही बढ़ते चले आ रहे थे, जो मॉन्स्टर बाकी मानवा के मुताबिक सच में काफी ज्यादा क्रीपी है। एंड यहाँ लैब में हम फिर से देखते हैं 3 मिनट बाद के सीन को, जहाँ पर प्रोफेसर सू लानलान को बता रहा था कि 2 ह्यूमन फेस बीस्ट बेशक उसकी छोटी बहन सू नुआन के पास ही पाए गए थे, जैसे डरती लानलान कहती है ओह नहीं, इनमें से एक ह्यूमन फेस बीस्ट भी सभी न्यू कमर्स को आसानी से मार सकता है और उन्हें तो 2 मिल गए हैं, यानी नुआन के जिंदा बचने के कोई भी चांस नहीं बचे हैं। एंड भले ही डेविल स्टार प्लेनेट पर जो भी बंदा मरेगा वो सही सलामत वापस धरती पर आ जाएगा और वापस धरती पर उसका शरीर बिल्कुल सही सलामती लौटेगा, जिस पर कोई भी फिजिकल हार्म नहीं होगा। पर डर और मौत का एक्सपीरियंस जो उन्होंने वहाँ पर फेस किया था वो वापस लौट कर उनके दिमाग पर काफी असर कर सकता है, क्योंकि अंततः उन्हें जो भी दर्द उस प्लेनेट पर महसूस हुई थी वो एक सच्ची दर्द थी। जिन बेस्ट ने इंसानों को जिंदा खाया था वो तो पागल हो रहे थे, और कुछ तो पागल भी छोड़ो बावले हो चुके थे कि उन्हें बस 24 घंटे मॉन्स्टर्स दिखते थे। एंड सू लानलान वहाँ से भागती जाती बताती है कि वो अपनी छोटी बहन को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बाहर निकालेगी, पर प्रोफेसर उसे रोककर बताता है कि नुआन अभी तक मरी नहीं थी, जिससे उसकी बड़ी बहन थोड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर उन ह्यूमन फेस बीस्ट ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा था। कि प्रोफेसर उसे ध्यान से ट्रैक देखता बताता है कि साथ ही साथ जो वो 2 ह्यूमन फेस बीस्ट थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी किसी ने मार दिया था। और प्रोफेसर की ये बात सुनकर सू लानलान के साथ साथ वहाँ पर बाकी सभी लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिर न्यूकमर्स के एरिया में उन ह्यूमन फेस बीस्ट को मारने में आखिर कौन कामयाब हो सकता था। एंड फिर हमें डेविल स्टार पे 3 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन 2 ह्यूमन फेस बीस्ट ने जियांकाई की टोली पर हमला कर दिया था और वो डरावने बीस्ट उन्हें मारने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। एंड युआनजी, नुआन और जियांकाई उससे बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि ह्यूमन फेस बीस्ट स्टार्टिंग फेज के लिए उनके लिए सबसे खतरनाक दुश्मन था। एंड जियांकाई पाता है कि उसके साथ ही काफी स्लो थे एंड वो बीस्ट उनका पीछा कर उनके नजदीक बस पहुंचने ही लगे थे, क्योंकि जियांकाई के एट्रीब्यूट्स उनसे डबल के थे, इसलिए उसके साथ ही उसके जितने फुर्तीले नहीं थे एंड ऐसे वो पक्का ही पकड़े जाएंगे। एंड फिर जियांकाई रास्ते में ही रुक जाता है और अपने साथियों को वहाँ से पहले जाने को कहता है, ये बताकर कि तब तक वो उन्हें रोक कर रखेगा एंड जब वो थोड़ा आगे पहुंच जाएंगे वो उनके पीछे आएगा। पर युआनजी दुखी होता जियांकाई को भी बस उसके साथ आने को कहता है, जिसे काय कसकर अपना हथियार पकड़ता बताता है, चिंता मत करो युआनजी, मैं इसे संभाल सकता हूँ, बस मुझे आगे ध्यान से लड़ना है, और वैसे भी अगर हम तीनों यहाँ पर रहे तो बस हम तीनों ही साथ में मारे जाएंगे और इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। एंड जियांकाई के पास अब सबकी और अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, उस बीस पर हमला कर देखना कि क्या वो अभी तक उसे मारने के काबिल भी हुआ है या फिर नहीं। एंड फिर अपनी पूरी रफ्तार और ताकत के साथ वो ह्यूमन फेस बीस की तरफ छलांग मारता है और फिर एकदम तेजी से उसकी तरफ बढ़कर वो कसकर अपने हथियार को सीधा ह्यूमन फेस बीस के अंदर दे मारता है। एंड ये पाकर कि वो उस पर हमला करने में कामयाब हो गया था, जियांकाई ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, पर उससे पहले ही काफी तेजी से उस ह्यूमन फेस बीस का हाथ उसके चेहरे पर आ जाता है और उसे जोर से मारकर दूर पटक कर फेंकता है। एंड जियांकाई सीधा दीवार तोड़कर जा गिरता है एंड अब घायल हुआ दीवार के सहारे टिका हुआ वो सोच रहा था, ओह नहीं, आरामजादे ह्यूमन फेस बीस के पास लगता है कि काफी ज्यादा ही हेल्थ है, क्योंकि मैं उसे एक इतने खतरनाक वार पे मार नहीं पाया। एंड अब फिर वो दोनों ही बीस मिलकर जियांकाई को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड अब घायल हुए जियांकाई को पूरी तरह लग रहा था कि वो इस बार तो पक्का मरने वाला था और उसकी सारी मेहनत यहाँ पर बेकार जाने वाली थी। एंड उसके साथी भी दूर खड़े ये गंदा नजारा देख रहे थे। एंड नुआन युआनजू को कहती है कि काई खतरे में है तो उन्हें कुछ भी कर उसकी मदद करनी चाहिए, पर युआनजू का शरीर यहाँ पर एकदम डर से कांप रहा था, क्योंकि उसका दोस्त मरने वाला था, वो भी उसे बचाते बचाते और वो उसे बचाने के लिए काबिल भी नहीं था। एंड धरती पे एक तरफ एक रिवर मिडल सिटी के अंदर जहाँ पर युआनजू का घर था, वहाँ पर वो बेनिफैक्टर युआनजू के घर आ रखा था, जिसने युआनजू को उसकी जॉब चेंज करने के मटेरियल दिए थे। एंड युआनजू की माँ उस बेनिफैक्टर का स्वागत करते उससे पूछती है, मुझे सच्ची नहीं पता कि आपको मेरे युआनजू से इतनी उम्मीदें क्यों है। वो बेशक दिखने में लंबा और शक्तिशाली लगता होगा, पर असल में वो काफी डरपोक और नादान है, और अगर उसे डेविल स्टार पर कोई राक्षस देख क्या वो डरता हुआ उसके नजदीक तक भी नहीं जाएगा। एंड ये बोलती हुई वो उस बेनिफैक्टर को चाय परोसती है, जिसे उठाकर पीता हुआ वो बेनिफैक्टर बताता है, सही कहा युआनजू के मोतशरी, आपका बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा डरता है। बाकी बच्चे खतरे से थोड़ा डरते होंगे पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर मुझे एक चीज पक्की पता है कि कोई कोई सिचुएशन में चाहे वो जितना मर्जी डरा हुआ हो, चाहे मौत उसके सर पर भी क्यों ना बैठी हो, पर जब उसे पता है कि उसे किसी की मदद करनी है वो कभी भी डरता हुआ पीछे नहीं हटेगा, और ये चीज मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एंड यहाँ ये बेनिफैक्टर ऐसा क्यों कह रहा था, डेविल स्टार के अंदर हम ये देख भी पाते हैं युआनजू अपने डर पर पूरा काबू करने की कोशिश करता, जोर से चिल्लाता, जियांकाई की मदद
मदद करने के लिए बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से बढ़ता हुआ वो जियांग की तरफ आ रहे दोनों बीस को दूर पटकने लगता है। एंड उन मॉन्स्टर्स के लिए भी ये शौक की बात थी कि एक लेवल 1 का कम स्टैट्स वाला बंदा ने धकेल पाया। एंड यहाँ युआनजू एकदम बैडस बनता अपने दोस्त को बताता है कि काय तुमने मेरी तब मदद की जब मैं खतरे में था, बस क्योंकि मैं डरता रहा। पर काय इतना मत भूलो, हम दोस्त ही नहीं बल्कि भाई हैं और भाइयों के साथ मिलकर हमेशा साथ में बढ़ना चाहिए। चाहे हम साथ में जीत की तरफ बढ़े, चाहे हम हार की तरफ, चाहे हम मरने की तरफ, हम साथ में पड़ेंगे। एंड जियांग को इतनी तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच देता युआनजू अपनी स्किल की पूरी ताकत लगाता उन ह्यूमन फेस बीस की तरफ टूट पड़ता है। एंड युआनजू के एक और ताकतवर मुक्के के लगने से उस बीस के साथ साथ नीचे की सारी जमीन भी टूटने लगती है। एंड इस ताकत से एकदम हैरान और इम्प्रेस होता जियांग भी सोच रहा था क्या जू सच में ह्यूमन और फेस को एक ही मुक्के में हरा सकता है। भले ही जू का डैमेज अभी काफी लो है पर शायद थोड़ी उम्मीद हो। एंड यहाँ फिर हम देख पाते हैं कि युआनजू से मार पाए या नहीं इतना तो पक्का नहीं था, पर उसके एक मार्शल आर्ट का ऑरा आज सच में काफी चमक रहा था कि तभी अचानक जियांग का हील होने लगता है, जो कि ऑब्वियसली और किसी का नहीं बल्कि उनके हीलर का काम था। और नुआन नान उसे हील करती बस काय को थोड़ा सब्र रखने को कह रही थी, पर काय चिराता नुआन नान को यहाँ से दूर जाने को कहता है क्योंकि उसका प्रोफेशन लड़ने का नहीं था और वो मॉन्स्टर के छोटे मोटे वार से भी मारी जा सकती थी। जिस पर नुआन नान इमोशनल होती बताती है कि वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाने वाली और साथ ही डॉक्टर की ड्यूटी होती है घायल लोगों को ठीक कर उनका ध्यान रखना। तो फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो कितनी भी डरी क्यों ना हो, उसका फर्ज था अपने साथियों की मदद करना और साथ ही उन्हें सपोर्ट भी देना। एंड फिर अपनी स्किल का पूरे अच्छे से इस्तेमाल करते हुए वो जियांग काई को पूरी तरह से अच्छे से हील करने लगती है। एंड अब जियांग काई की एचपी फिर से 100% हो चुकी थी, जबकि पहले उसके घाव काफी सीरियस थे और वो जान पाया था कि नुआन नान सच में कमाल की हीलर थी। एंड फिर खड़ा होता वो उन्हें बताता है सच में तुम लोग सच में काफी अलग हो, जिन्हें सच में मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बेशक ये अच्छी बात तो नहीं है पर बुरी भी नहीं, पर फिर भी अभी सोचने की बात थी कि भले ही वो तीनों मिलकर काम करें और ह्यूमन फेस 20 के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं जा रहा था। एंड यहाँ पर बस युआन जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे नुआन नान की बात याद आती है कि वो स्नेक के पॉइजन का इस्तेमाल कर उनके वेपन की ताकत को बढ़ा सकती थी। एंड फिर उसे आवाज लगाता वो उसे पूछता है नुआन नान तुम्हें याद है तुमने पहले कहा था कि तुम स्नेक का वेनम बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल कर हमारे वेपन को शक्तिशाली बना सकते हो। एंड फिर अपनी इन्वेंटरी से उस स्नेक की डेड बॉडी को बाहर निकालता वो उससे पूछता है तो क्या तुम युआनजू को साथ साथ में हील करते मेरे हथियार को स्नेक वेपन के साथ शक्तिशाली कर पाओगे। एंड उसने ऐसा ये पहले कभी तो नहीं किया था, बट वो आज पहली बार कोशिश करती अपने एक हाथ से हील करती है और दूसरे हाथ से जियांग काई के वेपन को स्ट्रॉन्ग करने का काम। यानी लड़की मल्टी टैलेंटेड है एंड कुछ ही देरों में काई का वेपन शक्तिशाली हो जाता है एंड उसके ऊपर हर तरफ स्नेक का पॉइजन आ जाता है। एंड अब जियांग काई के मानने से ये एक लौता रास्ता था जिसका अच्छे से इस्तेमाल कर वो शायद इस भयानक जंग को कुछ भी कर जीत सकते थे। एंड यहाँ हम युआनजू को देखते हैं जो अपनी स्किल्स के साथ उन मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और साथ में काफी डैमेज भी खा रहा था, पर नुआन नान उसे साथ में हील भी कर रही थी। एंड जियांग काई की स्ट्रेटेजी थी कि क्योंकि वो इन बीस का डैमेज नहीं सह सकता पर युआनजू सह सकता है, तो युआनजू का काम था उन लोगों को डिफेंड करना और उनके पीछे खड़ी नुआन नान युआनजू को हील देगी और साथ ही साथ जियांग काई को बफ भी देगी। और काई का नॉर्मल अटैक उस ह्यूमन फेस बीस को मारने के लायक तो नहीं था, पर नुआन नान के हील और बफ के साथ उसके चांस थोड़े बढ़ गए थे। एंड अगर वो तीनों स्ट्रेटेजी के साथ चले एंड बिना कोई गलती के बिल्कुल अच्छे से काम करें तो वो उस जंग को पक्का जीत पाएंगे। एंड पॉइजन के पूरी तरह से अपग्रेड होने के बाद जियांग काई पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड युआनजू को आवाज लगाता उसे अपने सामने के मॉन्स्टर को थोड़ा कंट्रोल करने को कहता है ताकि उसे हमला करने का मौका मिल पाए। एंड युआनजू भी समझता हुआ अपनी पूरी ही ताकत लगाता अपने मौके को पूरी तरह ही कसता दे उसे एक ह्यूमन फेस बीस पर दे मारता है। एंड अब इस हमले को खाकर उस बीस को अगले कोई भी हमले से अपने आप को डिफेंड करने का टाइम नहीं मिलता। एंड मौका देखकर जियांग काई फटाफट उसके मुंह के सामने आ जाता है एंड अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। एंड उसका ये हमला बहुत ही ताकत से उस बीस पर लग जाता है एंड उस ताकतवर हमले का पूरे ही जंगल में धमाका हुआ था, यानी इस बार वो उस बीस को मारने में कामयाब हो गया था। एंड काई को नोटिफिकेशन आता है कि उसने लेवल 2 के ह्यूमन फेस बीस को मारा था जिससे उसे डबल बोनस मिला था। एंड उसकी सभी टोली हैरान और खुश हो जाती है कि वो बिगिनर होने के बावजूद भी एक लेवल 2 के ह्यूमन फेस बीस को मार पाए। पर अब अपने साथी की मौत को देखकर दूसरा ह्यूमन फेस बीस एकदम चिढ़ने लगा था और उन पर चिढ़कर हमला करने लगा था। एंड यह जियांग काई और उसकी पूरी टीम अब जानती थी अगर वो फिर से टीम वर्क से चलेंगे तो वो इस बचे कुछ एक को भी मार पाएंगे। एंड पिछली बार की तरफ वो फिर से वैसा ही करते हैं। नुआन नान उन्हें हील और बफ देती है और युआनजू आगे जाकर उसे ब्लॉक और उसके हमले रोकता है और साथ ही काई के लिए हमला करने का चांस निकालता है। एंड पिछली बार की तरफ फिर से ही काई उसे मारने में कामयाब हो जाता है। एंड यहाँ फिर से लैब की तरफ हम देखते हैं सो लालान चिल्लाती पूछ रही थी कि क्या नुआन नान और उसकी गैंग सच में तो ह्यूमन फेस बीस्ट को मारने में कामयाब हो गए थे, जबकि वो बीस्ट न्यू कमर्स के पूरे ग्रुप को तबाह कर सकते थे, तो आखिर बस वो तीन मिलकर दो को कैसे मार सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर उसे बताता है वास्ट डेटा के मुताबिक तो नुआन नान के पास अभी भी कोई भी मारने की एबिलिटी तो नहीं है और ना ही उसका प्रोफेशन लड़ने के लायक है और उसकी टीम का एक्सप्लोरर्स भी हमला करने में थोड़ा कमजोर है और उसके हमले एक ह्यूमन फेस बीस को पूरी तरह नहीं मार सकते। और ये सारी सिचुएशन को देखकर तो एक ही चीज का पक्का होता है कि इन बीस को मारने वाला जियांग काई नाम का बंदा है जो टीम में है। पर अजीब बात यह है कि हम भी उसके ऑक्यूपेशन को देख नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस बंदे के पास कौन सा प्रोफेशन और
कौन से स्किल्स हैं। जो बात सिर्फ लालन को भी काफी अजीब लगती है कि आखिर एक बंदा जिसके पास ऑक्यूपेशन तक भी नहीं है वो इस जगह पर मौजूद तक भी नहीं होना चाहिए था, पर आखिर वही बंदा तो ह्यूमन फेस बीस्ट को कैसे मार पा रहा था। एंड यहाँ दूसरी तरफ डेविल स्टार के जंगलों में हम जियांकाई की तरफ पाते हैं कि उन ह्यूमन फेस मॉन्स्टर्स को मारकर जियांकाई को उनकी लूट्स भी डबल मिली थी। एंड फिर टाइम बाद उन सभी बीस्ट को मारकर वो तीनों ही जियान की सांस लेते हैं और इम्प्रेस होता युआन जी बताता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जियांकाई इतना ज्यादा स्मार्ट था एंड उसी के प्लान्स की बदौलत वो आज जीत पाए थे। एंड नुआन भी खुश होती बताती है कि अब उनके पास ह्यूमन फेस बीस्ट से लड़ने की ताकत है, तो वो इस ट्रायल के एंड तक तो सेफली पहुंच ही पाएंगे, क्योंकि ट्रायल की स्टार्टिंग के ये वाले मॉन्स्टर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक थे और अगर उन्हें ट्रायल को एंड करना है तो उन्हें सीधा ही एंड पॉइंट पर चलना चाहिए। परंतु जियांकाई उन्हें आइडिया देता बताता है कि उन्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी टाइम पड़ रखा था। ज्योतिषन ग्याओ सिटी और काय के मानने से उन्हें फटाफट उस तरफ नहीं पड़ना चाहिए, जो बात उसके दोस्तों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। जिसका जवाब देता जियांकाई बताता है, चिंता मत करो, तुम जानते हो ना कि हमारे पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाएगा जब हम ट्रायल को पास कर लेंगे, और अगर हम लोग स्टैंडिंग के टॉप 3 के अंदर आएंगे तो हमें मिलिट्री द्वारा काफी अच्छे पेमेंट में मिलेंगे एंड उनका दिया जाने वाला हर एक तरह का सामान सुनने में है कि काफी बढ़िया है। एंड डेविल स्टार पे स्टार्टिंग के लिए वो शक्तिशाली हथियार हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। एंड यही उसका प्लान था। एंड क्योंकि हम उन सभी लोगों के पास मॉन्स्टर को मारने की ताकत आ चुकी है एंड ये मारे गए मॉन्स्टर से वो पॉइंट्स ले सकते थे, और जितने पॉइंट्स उनके पास होंगे उनके टॉप 3 में जाने के चांस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो उसका आइडिया था फिलहाल के लिए ट्रायल खत्म ना करने का, बल्कि पहले कुछ मॉन्स्टर्स को फार्म करने का और उन्हें मारकर कुछ पॉइंट्स को अर्न करने का, ताकि वो मिलिट्री रिवॉर्ड्स ले पाए। एंड ये आइडिया थोड़ा रिस्की था बट कमाल का भी था, एंड इसलिए उसके साथ ही भी इस बात पर मान जाते हैं। एंड कुछ घंटे बाद हम उन्हें जंगल में देखते हैं एंड युआन जी एक बार कंफर्म करता पूछता है कि क्या वे इस रास्ते से पक्का पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त काय ने युआन जी को जंगल में नीचे भेज रखा था मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। एंड युआन जी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि चाहे वो टाइम आने पर ताकतवर था, पर टाइम जाने के बाद फट्टू भी, एंड उसे लग रहा था कि यहीं पर वो मारा जाएगा, क्योंकि स्नेक मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था एंड उसके पेट के ऊपर ही जियांकाई भी बैठा था। एंड सही मौके का इंतजार करता वो युआन जी को बताता है, युआन जी तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो मेरे भाई, और तुम्हारा डिफेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर चिंता नहीं, बस हिम्मत करो। एंड वहीं एक पेड़ पर नुआन भी मौजूद थी, जिसने अपने हीलिंग मैजिक को एकदम रेडी कर रखा था, ताकि जब भी कोई घायल हो वो साथ ही हील हो जाए। एंड स्नेक मॉन्स्टर युआन जी के पीछे से आकर उस पर काफी तेज हमला करने को टूट पड़े थे, पर उससे पहले वो उसे छू भी पाते। जियांकाई काफी तेजी से आकर उन स्नेक मॉन्स्टर्स को झटके से ही मार देता है एंड 3 लेवल 1 के स्नेक्स को मारकर उसे थोड़े पॉइंट्स मिलते हैं लेवल अप होने के लिए। एंड यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारा गया एक्सपीरियंस सिर्फ उसी बंदे को मिलता था जो कि उस मॉन्स्टर को खुद मारता है। तो बाकी उसके साथियों ने फैसला लिया था जियांकाई का पहले लेवल अप करने का, क्योंकि टीम में फिलहाल वही था जो मॉन्स्टर्स को मार सकता था, एंड अगर वो पहले लेवल अप होकर ताकतवर हो गया तो फिर बाद में वो उनके अच्छे से मदद कर पाएगा। एंड यहाँ पर अब और भी कई मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया था एंड वो स्नेक्स हर एक जगह से जियांकाई पर हमला कर रहे थे, बट जियांकाई उनके मुकाबले से काफी तेज था और अपनी तेजी के हर एक वार के साथ वो उन्हें आसानी से मारी जा रहा था, क्योंकि अब वो स्नेक्स उसके लिए बच्चों का खेल बन गए थे। एंड फिर इस मॉन्स्टर फार्मिंग के पूरे एक दिन बाद हम देखते हैं जियांकाई ने लेवल 2 पहुंचने के लिए अनफ एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया था एंड लेवल 2 पहुंचते ही उसे अपने प्रोफेशन के बदौलत डबल एट्रीब्यूट्स पॉइंट मिलते हैं। एंड अब लेवल 2 होकर वो पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया था एंड वो खुश होता सभी को भी बताता है कि वो लेवल 2 पहुंच चुका है एंड बाकी भी एक्साइटेड होते हैं, उसे कंग्रेचुलेशन करते हैं। एंड युआन जी पूछता है कि आखिर लेवल अप करने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स में कितना कर बदलाव आया था, जिस पर काय बताता है कि उसके एट्रीब्यूट में 20 पॉइंट्स ऐड हुए थे एंड उसके पास करंटली टोटल 56 एट्रीब्यूट पॉइंट है, जो कि एक लेवल 2 के लिए बहुत ही अच्छे थे। जो सुनकर उसके दोनों दोस्त एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियांकाई के स्टैट्स काफी अबनॉर्मल थे। एंड फिर हम युआन जी के स्टैट्स देखते हैं, जिसके टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स पे सिर्फ 26 थे। एंड वो हैरान होता उससे पूछता है कि इतना तो वो भी जानता था कि लेवल अप करने के बाद सभी के नॉर्मली 10 एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ जाते थे, पर उन्हें समझ नहीं आता तो फिर जियांकाई को 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एक्स्ट्रा कैसे मिल गए। एंड बेचारी नुआन तो अपने स्टैट से एकदम डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि यहाँ जियांकाई के स्टैट्स एक लेवल 4 की बराबरी कर रहे थे और उसके पास इस वक्त भी टोटल स्टैट्स के सिर्फ 12 पॉइंट्स थे, जिस पे जियांकाई उन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में समझाता है कि दरअसल उसका प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से अलग है एंड उसके प्रोफेशन से उसे रिवॉर्ड जैसी चीजें हमेशा डबल प्राप्त होती थी, पर गलतियों की पनिशमेंट भी उसे आज जाकर डबल ही मिलेगी, मतलब अच्छी चीजें भी डबल और बुरी भी। एंड जियांकाई उन्हें अपने इस प्रोफेशन के बारे में बाकियों को राजी रखने को कहता है एंड वो दोनों ही इस प्रोफेशन को अच्छे से समझ तो नहीं पाते, पर इतना तो पक्का था कि वो प्रोफेशन काफी कमाल का और काफी ताकतवर था। एंड यहाँ युआन जी को तो अपना प्रोफेशन भी अब कमजोर लगने लगा था, जबकि नॉर्मली मार्शल आर्टिस्ट हाई रैंकिंग्स में बहुत ऊपर आता था, और तभी उनके सामने एक मैजिकल गेट खोलकर वही खूबसूरत सी हसीना एआई आ जाती है एंड जियांकाई को बताती है कि लेवल 2 पर पहुंचने के बाद प्लेयर को हमेशा एक प्रोफेशन स्किल मिल जाती है, पर गैम्बलर प्रोफेशन की एबिलिटी की वजह से उसे इन एबिलिटीज की अमाउंट भी 2
2 मिलेगी, जहाँ पर जियांग काई समझ जाता है कि जहाँ लेवल 2 पहुंचने के बाद भाग्यों को एक एबिलिटी मिलेगी, वहाँ पर उसे सबसे उल्टा 2 स्किल्स मिल रही थी। एंड बाकी 2 भी ये देखकर शौक हो जाते हैं कि पहले के रिवॉर्ड्स कम थे क्या, अब जो उसे स्किल्स भी कमाल की डबल मिल रही थी। एंड पहले स्किल काई को जो मिली थी वो थी घोस्ट एंड फ्लाइंग कार्ड्स, जिसके स्टैट्स में था कि वो किसी भी बेस के डिफेंस को तोड़ने के लिए काफी कमाल की स्किल थी। एंड अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पोस्ट करके इसके स्टैट्स से पढ़ सकते हैं। एंड दूसरी स्किल थी घोस्ट आई कंसंट्रेशन, जैसे इसकी विजुअल रेंज और आई ट्रैकिंग एबिलिटीज 50% बढ़ गई थी। एंड वो इन स्किल्स को बाद में और भी अपग्रेड कर सकता था। एंड जियांग का इतना तो समझता है कि शायद ये स्किल्स लॉन्ग रेंज की थी, यानी दूर से हमला करने के लिए। एंड बेशक वो भी इनका इस्तेमाल करना अच्छे से नहीं जानता था, पर सच में गैम्बलर जैसा प्रोफेशन उसके लिए एकदम सूटेबल था। एंड फिर काई बाकी को बताता है कि क्योंकि अब वो ताकतवर बन चुका था, तब वो बाकी मॉन्स्टर्स को आसानी से फार्म कर सकते थे एंड सबके लिए पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते थे। एंड उसकी टोली भी उसका साथ देती पीछे पीछे चल पड़ती है। एंड यहाँ बाहर 2 दिन बाद हम लैब के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वही प्रोफेसर सू लालान से पूछता है, इंस्ट्रक्टर सू 2 दिन बीत चुके हैं पर आपकी बहन अभी तक जिंदा है। कमाल की बात है ना, जबकि उसके स्टार्ट इतने कम है। जिस पर वो भी बताती है कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि ये होगा, और जिस टीम में उसकी बहन जाएगी वो टीम इतनी कमाल की थी। एंड वो यहाँ पर जियांग काई की ताकत से काफी इंप्रेस हो रखी थी कि तभी वहाँ पर भागता हुआ एक सोल्जर आता है और सभी को बताता है कि नोविस ट्रायल पे जल्दी खतरा आने वाला है, जिसके बारे में अलर्ट करने के लिए वो यहाँ पर आया था। एंड तभी वहाँ पर एंट्री लेता आता है रिवर मेटल सिटी का सुप्रीम कमांडर ये वांग। एंड उनकी तरफ आता वो उन्हें बताता है, सुपीरियर्स को पता चला है कि कंट्री एल ने हमारी और अपने को स्टोवावेज भेजे हैं हमारी कंट्री के नोविस एरिया के अंदर हमला करने के लिए, और इस बार उनका हमला काफी बड़ी तादाद में है। हमें जल्द से जल्द इस सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर सू लालान सुप्रीम कमांडर से पूछती है कि क्या ये बात सच्ची तो है ना, जिस पर ये वांग बताता है कि अगर ये बात फालतू होती तो वो इतनी दूर उन्हें ये बताने नहीं आता, क्योंकि उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं था जब वो मजाक करने इतनी दूर आए। एंड अब इंस्ट्रक्टर सू भी चिंता में थे कि स्टोवा बेस इस तरह के लोगों का ग्रुप होते थे जो कि कंट्री एल द्वारा भेजे जाते थे। एंड वो उनके एरिया में चौके से हमला करने आते थे ताकि वो न्यू कमर्स को मार पाए एंड उनकी कंट्री को अपनी कंट्री एल से ताकतवर न होने दे, क्योंकि उन लोगों के पास पहले स्किल्स होती थी, पर वो वहाँ जाकर बिगिनर्स को बस मार देते थे। क्योंकि डेविल स्टार प्लेनेट का रूल ये था कि एडवांस प्लेयर नोविस ट्रायल एरिया के अंदर एंटर नहीं कर सकते और न्यू कमर्स की मदद नहीं कर सकते, ताकि न्यू कमर्स अपनी मेहनत से एग्जाम को पास कर पाए। पर कंट्री एल के पास कुछ अलग ही प्रोफेशन के स्टोवावेज लोग मौजूद थे जो अपनी पर्सनल एबिलिटी से, जिसके सहारे वो बाकी कंट्री के नोविस एरिया के अंदर घुस आते थे और उन बिगिनर्स पर हमला कर देते थे। एंड कंट्री एल के वो स्टोवावेज इतने हरामी होते थे कि वो बिगिनर्स को इतने बदतर तरीके से मारते थे, जो दर्द का एक्सपीरियंस उन्हें धरती में वापस आने के बाद भी एक डर की तरह याद रहता था। एंड कुछ लोगों को इतना ज्यादा ट्रॉमा आ जाता था कि उन्हें डेविल स्टार शब्द से डर लगने लगता था। एंड इसी वजह से उनकी कंट्री के लोग अपनी ताकत को बढ़ाने में जल्दी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। एंड यह इंस्ट्रक्टर सू एकदम चिंतित और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नुआनन आगे ही काफी डरपोक लड़की थी, जिसे दर्द और डरावनी चीजों से वैसे ही डर लगता था, और अगर उसका सामना ऐसे हरामियों से हो गया तो उसका हाल भी बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। एंड वे यांग सभी को बताता है कि इस बार न्यू कमर्स का वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ढेरों कगार के स्टोवावेज पहले ही अंदर एंटर कर चुके हैं। तो इस बार के नोविस ट्रायल में उन्हें सारी उम्मीद भूल जानी चाहिए कि कोई भी इस बार सरवाइव कर पाएगा। एंड फिर टाइम बाद हम पूरी टोली को जंगल से गुजरते हुए पाते हैं कि तभी जियांग काई अपने पीछे दूर ही किसी के प्रेजेंस को महसूस करता है और अपने साथियों को बताता है कि वहाँ पर कोई मौजूद था। एंड इस बात से वो पूरा पक्का था, पर युआन जी को ये बात समझ नहीं आती। एंड वो नुआनन काई को बताते हैं, काई क्या कर रहे हो मेरे भाई, हम अभी अभी वहीं से तो आए हैं। जिसपे नुआनन भी एग्री करती है और बताती है कि वहाँ पर बेशक कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लोग अभी वहाँ से गुजर कर होकर आए थे। पर जियांग काई अभी भी अपनी बात पर पूरा पक्का था। एंड फिर अपनी घोस्ट आई कंसंट्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर वो अच्छी जगह से अपने सामने देखता है एंड अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को पूरी जान लगाकर अपने टारगेट की तरफ फेंक देता है। एंड लेवल 2 होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसका हथियार लगातार जंगल में पेड़ों को चीरता जा रहा था। एंड जब जियांग काई को उसके हथियार को किसी को जोर के लगने की आवाज आती है, वो समझ जाता है कि वो अपने टारगेट को हिट कर गया था। एंड फिर वो भागा हुआ उस रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ अपने बाकी साथियों को उसके पीछे पीछे आने को कहता है। एंड ये बाकी तो भी थोड़ा कंफ्यूज होते सोच रहे थे कि आखिर इतनी दूर अंधेरे में कोई हिट किसी को कैसे कर सकता है। एंड वो भी इतना परफेक्टली, यानी उन्हें अभी भी काई पर पूरा यकीन नहीं था, बट फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल आते हैं। एंड जंगल के फिर उस एरिया पर पहुंचकर वो पाते हैं कि जियांग काई बिल्कुल सही था एंड उसका भाला सीधा जाकर लगा था एक लेवल 2 के वाइल्ड बेयर मॉन्स्टर के ऊपर, जिसे मारकर काई को और एक्सपीरियंस मिला था। एंड उसे लेवल 3 तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक एक्सपीरियंस चाहिए था। एंड उसके साथ ही एक बार फिर से काई की स्किल से इंप्रेस हो जाते हैं। और हमी काई, तेरे पास तो चील की नजरें हैं, तूने एक वाइल्ड बेयर को इतनी दूर से देख लिया। एंड नुआनन भी देखती है कि काई ने इतनी दूर से एक ही बार से लेवल 2 के बेयर को मार डाला था। एंड काई अपने हथियार को उसके शरीर से निकालता बताता है कि यहाँ सरप्राइज होने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि ये सारी ताकत और एबिलिटीज उसकी न्यू स्किल्स की बदौलत थी। एंड फिर काई को नोटिफिकेशन आता है कि वो उस वाइल्ड बेयर के शॉर्ट थॉर्न्स को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर सकता था, जिस पर वो ऑब्वियसली यस कर देता है। एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है, अभी मेरे पास मेरे प्रोफेशनल की स्किल्स हैं, उनमें से घोस्ट एंड फ्लाइंग कार्ड्स मेरे फेंके गए ऑब्जेक्ट का डैमेज बढ़ा देती है, और जो घोस्ट आई कंसंट्रेशन है वो एक टेलीस्कोप और स्लो मोशन
की तरह काम आती है, जिससे मेरा निशाना दूर भी लग सकता है और एकदम पक्का भी। यानी ऐसी आर्चर स्किल्स के सहारे जियांग काई अब दूर से ही अपने दुश्मनों पर निशाना लगा सकता था, जिससे वो कमजोरों को आसानी से मार भी पाएगा एंड वो उसे डिटेक्ट तक भी नहीं कर पाएंगे। एंड फिर वो अपने साथियों को बताता है कि अब बस उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था लेवल 3 पर पहुंचने के लिए, जिससे उनकी टीम की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए उन्हें फटाफट जाकर कोई एक मॉन्स्टर को मारना चाहिए। एंड भले ही वो बाकी दो भी लेवल 1 पर थे, बट वो इस बात पर एग्री करते हैं क्योंकि जियांग काई फिर उनकी आसानी से मदद कर सकता था लेवल अप होने में। एंड हम देख पाते हैं कि उनके पास ही जेल में कुछ लोग छुपे हुए बातें कर रहे थे, पर जियांग काई उसे थोड़ा बहुत नोटिस कर लेता है कि तभी उस पानी से कुछ लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं जो कुछ शिकार करने की बातें कर रहे थे। यानी हाँ, वो लोग स्टोवावेस थे जिन्होंने अपना शिकार इन तीनों को ढूंढा था। एंड एक बंदा बताता है, देखो तो सही भाई, हमें खेलने के लिए खिलौने मिले। एंड जियांग काई अपने साथियों सबसे आगे आता उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है और उन्हें उनसे क्या चाहिए, जिस पर वो अपना हथियार निकालते बताते हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बुरे बंदे नहीं है और बस वो यहाँ पर छोटा मोटा काम करने आए थे, जैसे उन लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी मौत का नजारा लेने। एंड जल्दी वो सारे स्टोवावेस उन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू हो जाते हैं, ये बातें करते हुए कि वो कैसे कैसे उनका शिकार करेंगे कि तभी पानी में से उन स्टोवावेस का लीडर भी बाहर निकलता था। बताता है, इस बार बॉस का सिर्फ एक ही गोल है, मैं चाहता हूँ शनघियों के सारे न्यू कमर्स इस टेस्ट को पूरा करने में नाकामयाब हो जाएं। एंड वो स्टोवावेस की सेकंड टीम का कैप्टन था। एंड जियांग काई देख ही पा रहा था कि इस कैप्टन का ऑरा बाकी लफंडरों से थोड़ा अलग था। एंड डरते हुए नुआनन बताती है कि वो इन लोगों के बारे में जानती है और ये लोग स्टोवावेस नाम से जाने जाते हैं, जो किसी तरह से उनके इस एरिया में आकर न्यू कमर्स को जाकर मारते हैं ताकि हमारी कंट्री लेवल अप ना कर पाए। जिससे काई और युआनजी समझ जाते हैं कि वो अभी कितनी बड़ी मुसीबत में थे कि तभी नुआनन डिटेक्ट कर देखती है उनके लेवल्स को। एंड वहाँ पर लेवल 3 से कम का तो कोई मौजूद ही नहीं था और उनमें से उन स्टोवावेस का जो लीडर था वो सीधा लेवल 5 का था, जिसका वो तीनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एंड शायद यहाँ वो स्टोवावेस का लीडर सोच रहा था कि आगे वो न्यू कमर्स को कैसे तड़पा कर मारेगा। एंड इतना जियांग काई ने भी रियलाइज कर लिया था कि वो डबल स्टार्स बोनस की वजह से वो अभी सिर्फ एक लेवल 3 के बंदे को ही आसानी से मार सकता था क्योंकि वो भी एक लेवल 4 के बराबर था और यहाँ पर जो लेवल 5 का लीडर था वो उसे यहाँ पर नहीं संभाल सकता और साथ ही यहाँ पर तो पूरी एक टोली थी। एंड फिर वो स्टोवावेस का लीडर अपने सारे साथियों को अपना काम शुरू करने को कहता है कि तभी जियांग काई एक प्लान बनाता है और एक अलग ही रास्ते में भागता युआनजी और नुआनन को बताता है इकट्ठे मिलकर एक अलग रास्ते पर भागने को, ताकि वो अलग अलग रास्ते भाग कर उनसे अलग अलग पीछा छुड़ा पाए। एंड युआनजी और नुआनन भी ऐसा करते हैं, काई से एक अलग रास्ते की ओर भागने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली लीडर को लगता है कि जो पहले भागा वो सबसे ज्यादा फट्टू था और वो अपने बंदों को बताता है, शनघियों के लोगों को देखो तो सही, कितने डरपोक है, 2 लोग जाकर उस डरपोक को संभालो जो अकेला भागा है और जो बाकी दो भागे हैं उन्हें हम टॉर्चर करेंगे। एंड ऐसे ही 2 बंदे जियांग काई का पीछा करने लगते हैं। एंड वो जंगल में पूरी रफ्तार में उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। एंड जियांग काई काफी तेज तो दौड़ रहा था, पर वो जल्द ही उसके पास पहुंचने वाले थे कि उससे पहले ही जियांग काई उनके सामने से गायब हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो जंगल में यहाँ पर कहाँ छुप गया था। एंड वो बंदे भी उसे इधर उधर देखते ढूंढने लगते हैं कि कब वो उन्हें मिलता और वो काट कर उसका अचार बना पाते। पर अचार छोड़ो, एक बंदा नोटिस करता है कि उसकी तरफ काफी तेजी से एक हथियार उड़ता हुआ आ रहा था। एंड वो समझ जाता है कि उसे जियांग काई नहीं फेंका था, पर उसके मानने से तो वो न्यूबीज के कमजोर वारों को अच्छे से डिफेंड कर सकता था। एंड वैसे ही वो उसे ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है कि उस भाले के उसे लगता है वो बहुत ही तेज उड़ता हुआ जाकर कहीं गिरने लगता है। एंड उसका साथी पाता है कि एक न्यूबी के हमले से उसका एक लेवल 3 का साथी न जाने कितनी दूर टकरा कर कहाँ पहुंच गया था। एंड वो इस बात से पूरा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वो एक हमले से इतनी दूर कैसे जा सकता है। पर धुएं के हटने पर वो पाता है कि उसका दूर पहुंच गया साथी उस हमले की वजह से मारा जा चुका था कि तभी जियांग काई भी दूसरे बंदे के पीछे से आता कहता है, ओह तो तुम्हारा स्टोवावेस साथी एक हेड से मारा गया और तुम लोग अपने आप को ताकतवर कहते हो और मेरे मानने से ये तो बच्चों का खेल भी नहीं था। एंड अब जियांग काई ने अपने हाथ में उस बेर के आइटम्स को पकड़ा हुआ था जिसने उसे पहले मारा था। एंड जैसा सिस्टम ने बताया था कि मैं उनका हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एंड फिर डरा हुआ वो दूसरा स्टोवावेस जियांग काई के स्टैट्स को चेक करने लगता है ये जानने के लिए कि आखिर एक न्यूबी ने लेवल 3 के बंदे को कैसे मार दिया कि तभी वो कुछ कर उसके स्टैट्स को चेक कर पाता है। एंड पाता है कि जियांग काई है तो लेवल 2 का था, पर उसके स्टैट्स फिर भी 60 के आसपास थे, जबकि वो खुद लेवल 3 का था और उसके स्टैट्स सिर्फ 45 पॉइंट्स थे। एंड वो समझ ही गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी बाबा, ये तो नामुमकिन होना चाहिए। एंड वैसा जोर से चिल्लाया ही था कि जियांग काई अपने हथियार को सीधा उसके शरीर के अंदर गाड़ देता है एंड उसके सामने खड़ा हुआ उसे उसके लायक की मौत दे देता है। एंड वो खुश हो जाता है ये जानकर कि एट्रीब्यूट्स इतना ज्यादा फर्क डाल देते हैं कि वो एक लेवल 3 के बंदे को आसानी से मार पाया था। एंड दरअसल वो अलग अलग रास्ते इसलिए किया था क्योंकि उसका एक प्लान था कुछ बंदों को अपने पीछे लाकर उन्हें मारना, क्योंकि पिछले मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे सिर्फ 1 का एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए था लेवल 3 पर पहुंचने के लिए। एंड धरती पर रहकर वो एक बात सीखा था कि जब तक वो एक एक्सप्लोरर को मार लेता है वो उन्हें मारकर उनका एक्सपीरियंस भी ले सकता था। और तभी जियांग काई के सामने वो सिस्टम लेडी प्रकट होती है और उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि अगर वो एक्सप्लोरर को अच्छी तरह मार पाया तो वो उस पर्सन की वॉच को रख सकता है एंड खुद से डिसाइड कर सकता है कि वो उस बंदे को मारकर उसका एक्सपीरियंस लेना चाहेगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर उसने उनका एक्सपीरियंस लिया तो वापस धरती पर जाकर उन स्टोवावेस का एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। एंड वो एआई
लेडी बताती है कि जियांग काई ने अभी 2-3 लेवल के एक्सप्लोरर्स को मारा था और उसे 1 से भी 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, पर अगर उसे 100 एक्सपीरियंस मिलेंगे तो स्टोवा बेस का डबल एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। पर जियांग काई को हरामियों से क्या फर्क पड़ता था एंड वो ये बात जानकर बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे मॉन्स्टर को मारकर चोलू भर एक्सपीरियंस मिलता था, पर इन हरामियों को मारकर बहुत ही ज्यादा मिल रहा था। एंड फिर सक्सेसफुली इस बात पर हाँ कर उसे उन लोगों से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं और अपने सामने उसे एक नोटिफिकेशन आता है लेवल 3 पर पहुंचने के लिए कंग्रेचुलेशन करने का। यानी अब लेवल 3 पर डबल स्टार्स के साथ पहुंचने के बाद वो एक लेवल 6 की बराबरी का हो गया था। एंड फिर जियांग काई अपने स्टार्स को चेक करने लगता है एंड चेक कर पाता है कि उसके पास 76 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और उस लेवल 5 के स्टोवा बेस के पास सिर्फ 60 के आसपास थे। एंड फिर मरे हुए स्टोवा बेस की लाशों से अपने हथियारों को निकालकर वो चल पड़ता है नुआननान और अपने दोस्त को बचाने के लिए और साथ ही ढेर सा एक्सपीरियंस लूटने के लिए। एंड यहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि युआनजी की हालात उन स्टोवा बेस ने बहुत ही बुरी कर रखी थी एंड यहाँ नुआननान उसे पूरा हील करने की कोशिश कर रही थी। एंड वो स्टोवा बेस अपने सामने ये मजेदार नजारा देखते हुए बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एक के पास मार्शल आर्टिस्ट का प्रोफेशन था और दूसरे के पास डॉक्टर का, और उन्हें लगा नहीं था कि इस जगह पर एंटर कर ही उन्हें इतने तगड़े प्रोफेशन वाले न्यू कमर्स मिलेंगे। एंड क्योंकि भविष्य में ये करियर काफी काम का हो सकता था तो उनका प्लान था उन्हें यहाँ पर दबाकर टॉर्चर करने का, ताकि मरकर वापस असली दुनिया जाने के बाद वो वापस इस जगह पर आने का सोचे तक नहीं। एंड युआनजी को हील करती नुआननान पूछती है कि काई का दोस्त ओवावेस ने पीछा किया था और उसे डर लग रहा था कि वो सुरक्षित वापस आ पाएगा या फिर नहीं, जिस पर युआनजी पूरा कॉन्फिडेंट होता बताता है चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से जानता हूँ वो बेशक लड़कियों से घबरा कर भाग जाता होगा, पर जब उसके दोस्त या फिर रिलेटिव खतरे में होते हैं तो वो ऐसा बंदा है जो उन्हें कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, चाहे हालात जितने भी बुरे क्यों ना हो वो मदद करने जरूर लौटेगा। एंड यहाँ वो स्टोवावेस कहते हैं कि उन्होंने टॉर्चर वगैरह तो कर लिया था, तो बारी आई थी उन्हें धीरे धीरे कर काटने की, और हम देख पाते हैं कि दूर से ही जियांग काई बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। एंड सीधा ही उस एरिया पर पहुंचकर जो बंदे उसके दोस्तों के ज्यादा करीब थे वो सीधा अपने थोन वेपन को उनकी तरफ दे मारता है। एंड नुआननान भी देखती है कि ये शॉर्ट थोन तो जियांग काई के पास था। एंड हंसता हुआ युआनजी कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि काय वापस आएगा, पर अब तुम सब वापस नहीं जाने वाले। एंड यहाँ पर वो लेवल 5 का लीडर भी नहीं देख पाया था कि आखिर ये तेज हमले कहाँ से आए थे। एंड वो चिल्लाता कहने लगता है कि ये जो भी था अगर उसमें हिम्मत है तो उसे उसके सामने आकर लड़ना चाहिए, पर इतना कहने के बावजूद भी उस पूरे ही एरिया में अचानक ही सन्नाटा फैल चुका था। एंड लेवल 5 का स्टोवा भी नहीं देख पा रहा था कि आखिर जियांग काई कहाँ पर है और अब उस पर कहाँ से हमला होगा, कि उसे थोड़ा सा लगता है कि क्या पता इस शेनक्याओ कंट्री के पास उनकी तरह एक ऐसा प्रोफेशन आ गया हो जिसके सहारे वो नोबल जोन के अंदर एंटर कर पा रहे हैं, वरना एक बिगिनर उन्हें कभी भी नहीं मार पाता। एंड एक गलतफहमी पालकर वो फटाफट वहां से भागने की सोचता है कि तभी जियांग काई की उसे आवाज आ रही है हरामजादे, तुझे क्या लगता है मेरे भाई और मेरी दोस्त को टॉर्चर करने के बाद तू यहाँ से सही सलामत भाग पाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तू यहाँ से अब सीधा नरक जाएगा। एंड फिर अपनी पूरी ताकत से वो अपने भाले को सीधा स्टोवावे की तरफ दे मारता है। एंड उस हमले के एक ही वार से वो स्टोवावे वहीं पर मारा जाता है। एंड हम देख पाते हैं कि जियांग काई ने एक ही मिनट में आकर वहाँ पर इकट्ठे सभी स्टोवावेस के एल लगा दिए थे। एंड फिर वहाँ से आता वो नुआननान से पूछता है नुआननान, मैंने सब स्टोवावेस को तो संभाल लिया है, पर तुम लोगों को कोई चोट तो नहीं लगी ना? जिस पर नुआननान खुश तो थी कि काई वापस आ गया था, पर साथ ही एकदम डरी हुई वो उसे ये भी बताती है कि उन्होंने उसे तो इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं किया क्योंकि युआनजी उसे बचा भी रहा था। एंड इसकी वजह से उसके बहुत ही ज्यादा बुरी हालात हो गई थी एंड उसके घाव इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो उसे हील तक भी नहीं कर पा रही थी। एंड गाय युआनजी खास ना बताता है काय, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, पर लगता है इस बार मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तुम मेरे बगैर ही आगे बढ़ो। एंड कहता वो घायल नीचे गिर जाता है और जियांग काई को बताता है कि जो एडवेंचर्स उसने इस जगह पर उसके साथ किए हैं वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याददाश्त बन जाएगी एंड वो उसे हमेशा याद रखेगा। एंड युआनजी काई को उसके सपने भी पूरे करने को कहता है और इस ट्रायल को अच्छे से पास करने को भी। एंड युआनजी के ऐसी हालात देखकर सु नुआननान भी एकदम रो रही थी और उसे अब भी हील करने की कोशिश कर रही थी। एंड 2 मिनट के लिए तो जियांग काई भी एकदम इमोशनल हो गया था, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए। एंड वो वहीं पर पड़ा उसके द्वारा बेहोश किया गया एक स्टोवावे को उठाकर सीधा युआनजी के ऊपर दे मारता है। एंड फिर युआनजी को बताता है कि उसने अभी 6 बंदों को बस बेहोशी किया था और इनके लीडर के अलावा बाकी अभी भी जिंदा ही थे। एंड ऐसा इसलिए ताकि इन्हें मार कर उसके साथ एक्सपीरियंस ले पाए। एंड इनका एक्सपीरियंस लेकर युआनजी का लेवल अप हो जाएगा एंड वो वापस अपने फुल हेल्थ में हील हो जाएगा। जिस पर नुआननान भी एग्री करती बताती है कि तुम सच डेविल स्टार प्लैनेट पर पास्ट राइडर्स को मार कर भी एक्सपीरियंस ले सकते थे। एंड अब युआनजी को एकदम शर्म आ रही थी क्योंकि उसकी इमोशनल बातों का एक तरह से मजाक बन गया था। एंड हंसता हुआ काई उन्हें बताता है चलो दोस्तों मजाक करना बंद करो अब, जो भी हो इन इन्वेडर्स ने तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बुरी की थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बारी आ गई है इनकी भी वही हालात कर घर इनसे बदला लेने की और इन्हें मारने से पहले थोड़ी सजा देने की? आखिरकार कर्म इस चीज का जो नाम है। एंड नुआननान और युआनजी दोनों ही एकदम बदले के नाम पर पूरे खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों यकीन रखते थे जैसी करनी वैसी बननी पर। एंड वो इन्वेडर भी एक पल घबरा जा रहा है अपने सामने उन भयानक 3 लोगों की नजरों
दूसरों को देखकर। एंड युआनची पूछता है कि क्या वो उनकी बुरी से बुरी हालत कर सकते हैं, जिस पर काई एकदम एग्री करता बताता है कि अगर वो ये करेंगे तो ये बंदे भी थोड़ा सीख पाएंगे। एंड फिर एक एक करके युआनची और सू नुआननान तीन इन्वेडर्स को मारकर अपना लेवल अप कर लेते हैं। एंड वो बदले के तौर पर उन्हें मारते भी बदतर तरीके से है कि यहाँ उन इन्वेडर्स की सिटी पर वो वापस अपनी लैब पर पहुंच जाते हैं और डरते बताते हैं कि डिवाइन ग्लोरी सिटी के न्यूबीज ने उन्हें बहुत ही बर्तर मारा। एंड उनके एक्सपीरियंस लेने के बाद उनके लेवल भी कम हो गए थे। एंड कंट्री हॉल के मैनेजमेंट में हम देखते हैं वहाँ का चीफ एकदम हैरान था ये देखकर कि उनके भेजे गए इन्वेडर्स इतनी आसानी से मारे गए थे और आखिर ग्लोरी सिटी के पास कैसा नया प्रोफेशन आ गया था जो इन इन्वेडर्स के खिलाफ जा सकता था। एंड यहाँ दूसरी तरफ ग्लोरी किंगडम की लैब के अंदर प्रोफेसर डेटा देखता बताता है कि नुआनन की ब्रिज बॉस से उन्हें पता चला था कि नुआनन की पार्टी इन्वेडर्स के कांटेक्ट में आ चुकी थी, जो सुनकर सु लालान घबराती पूछती है कि क्या नुआनन मारी गई थी, जिस पर जाय पिता चीफ भी कहता है लगा ही था आज तक कोई भी ऐसा न्यू भी नहीं पाया गया जो इन्वेडर्स के हाथों द्वारा बच पाया हो, और अब वापस आने के बाद उनकी हालात और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी और हमें उनकी मेंटल हालात भी देखनी होगी। कि प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उसका मतलब ये नहीं था, बल्कि मामला इससे बिल्कुल ही उल्टा था, क्योंकि उसे मिले के डेटा के मुताबिक वो इन्वेडर्स के सामने आने के बाद मरे नहीं थे, बल्कि उल्टा उनके लेवल तक भी बढ़ गए थे। जैसे चीफ और इंस्पेक्टर सो भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और चीफ पूछता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इन्वेडर्स से मिलने के बावजूद भी अभी तक मरे नहीं है और उल्टा उनके लेवल बढ़ गए। तुम्हारे मुताबिक तुम्हें क्या लगता है वो इन्वेडर्स आकर उनकी मदद कर रहे हैं मॉन्स्टर्स को मारने में? जिस बात पर प्रोफेसर बताता है कि उसने मॉन्स्टर मारे या फिर नहीं, वो इस बात पर तभी यकीन कर पाता अगर नुआननान का लेवल सिर्फ 1 से बढ़ता, पर डेटा के मुताबिक उसका एक बार ही लेवल 2 गुना बढ़ गया था, जिसके लिए तुम्हें काफी मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। यानी सबसे ज्यादा चांस यही था कि उन्होंने इन्वेडर्स को मार डाला था। एंड ये बात अब पिछली बात से भी ज्यादा शॉकिंग बन गई थी। एंड चीफ कमांडर अपने हाथ से वो कप फेंकता है एंड उठता प्रोफेसर को चिल्लाता बताता है जल्द से जल्द मुझे नुआननान की पार्टी का डेटा दिखाओ। एंड प्रोफेसर भी वैसा करते डेटा फाइल को खोल देते हैं। एंड चीफ कमांडर देखता है नुआननान का लेवल 3 हो चुका था और उसके साथ ही युआनजी का भी। पर बात अजीब ये थी कि वो जियांकाई के लेवल को नहीं देख पा रहे थे और ना ही उसके प्रोफेशन को। एंड कमांडर हैरान होता कहता है कि ये लोग सच में ही लेवल 3 के बन चुके हैं और अगर इन्होंने इन्वेडर को नहीं मारा होता तो उनके अचानक ही 2 लेवल बढ़ जाना नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि नॉविस एरिया पर ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाले मॉन्स्टर थे ही नहीं। एंड इंस्ट्रक्टर सुलालन बताती है चीफ कमांडर आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो गलत है? नुआननान का प्रोफेशन लड़ने का नहीं है और उस दूसरे बंदे का मार्शल आर्टिस्ट प्रोफेशन इस स्टेज में आकर ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि उन इन्वेडर्स की पूरी हेल्थ कम करने वाला वो जियांकाई था? पर ये बात तो काफी अजीब है। जिस बात पर कमांडर भी एग्री करता है और बताता है कि उसे भी लगता है कि ये काम जियांकाई का ही होगा, क्योंकि ना जाने क्यों वो उसके प्रोफेशन और लेवल को नहीं देख पा रहे और वो लोता उनके लिए एक मिस्ट्री थी। एंड यहाँ प्रोफेसर बताता है कि उसे पता चल चुका है कि वो जियांकाई का डेटा क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि पास्ट राइडर्स की इन्फॉर्मेशन उनके पास होने के लिए हमेशा उन्हें एक रिस्ट वॉच के साथ भेजा जाता था। पर जियांकाई रिस्ट वॉच का सबसे पुराना पहली जनरेशन का मॉडल इस्तेमाल कर रहा था, जो कि डिकेड से भी ज्यादा पुराना था और आज के टाइम पर उस रिस्ट वॉच के सारे मॉडल्स की सर्विस बंद हो चुकी थी, इसलिए उसके डेटा को पाना काफी मुश्किल हो रहा था। एंड हैरान होते इंस्ट्रक्टर कहती है मुझे यकीन नहीं होता आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पर आखिर कोई इतनी पुरानी चीज इस्तेमाल कैसे कर सकता है, कि ये बात को काफी फनी और इंटरेस्टिंग मानता। कमांडर हंसता उन्हें बताता है अब क्या जाकर मुझे जियांकाई की असली जिंदगी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। ये बंदा काफी कमाल का है और मैं जानना चाहता हूँ आखिर असली जिंदगी में ये किस तरह का इंसान है। और वो दोनों भी इस बात को समझकर मान जाते हैं। एंड देन हमारी इस नई सीरीज का ये बड़ा सा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड फिलहाल मैंने अभी आए गए इसके सारे एपिसोड के साथ कैचअप कर लिया था, तो इसके एपिसोड्स प्रोबेबली वीकली आएंगे आई थिंक, पर जो भी हो मैं तब तक दूसरी कॉमिक्स डालूंगा। एंड गाइस प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर करोगे तो दिल को सुकून मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।